हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। जब भी एस्पिरेंट्स के दिमाग में इकॉनमी का नाम आता है तो बीइंग अ टेक्निकल सब्जेक्ट्स, काफ़ी बार कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो टेक्निकल सब्जेक्ट होने की वजह से थोड़ा इसके रिगार्डिंग डर उनके मन में बैठ जाता है इकॉनमी के रिगार्डिंग। अब होता क्या है, क्योंकि एक बार मन में डर बैठ गया तो काफ़ी बार हम उस चीज़ को अच्छे से स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पाते, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को किस तरह से टैकल करना है, एंड अकॉर्डिंगली हमारी जो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो ग्रेस्पिंग पावर होनी चाहिए वो नहीं बन पाती। तो आज के लेक्चर में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इकॉनमी जैसे एक टेक्निकल सब्जेक्ट्स को भी किस तरह से हम अच्छे से टैकल कर सकते हैं। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर अगर हम तैयारी करें तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर ऑलमोस्ट 100% मार्क्स लगाना भी प्रीलिम्स के अंदर बिल्कुल पॉसिबल है, और मैं आपको बताऊंगा भी ये किस तरह से। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पूरा डिस्कस करेंगे कि इकॉनमी को किस तरह से हमें अप्रोच करना चाहिए, ठीक है ना। चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, या इवन इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी इकॉनमी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं आपको इकॉनमी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज भी बताऊंगा एंड किस तरह से हम एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के थ्रू इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो भी चीज़ें आए उनको टैकल कर पाएँ। साथ ही साथ यहाँ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत है एंड क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम स्किप कर दें उससे भी हमारी प्रेपरेशन को इम्पैक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले ना थोड़ा इंपॉर्टेंस जान लेते हैं कि इकॉनमी की हमारी यूपीएससी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स की, ये पिछले 7 से 8 साल का डेटा मैंने आपके सामने प्रोवाइड किया हुआ है। इसके अंदर आप एक चीज़ नोटिस करो, जब मैं बात करता हूं इकोनॉमी की तो हर साल आप किसी भी साल देख लो, लगभग 15 क्वेश्चन तो इसमें से आए ही आए हैं, ठीक है ना। किस साल 18 तक भी गया है, किस साल मिनिमम 13 तक भी गया है, बट ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि 14 से 15 क्वेश्चन या 14 से 16 क्वेश्चन के बीच में कहीं ना कहीं इकॉनमी से आ जाते हैं क्वेश्चंस। और आप जानते हो कि अब तो थोड़ा कट ऑफ भी हमारी नीचे जाती है, जैसे कि इस साल तो 87.5 गई है प्रीलिम्स की, उसके पहले 92 थी। और जब इतनी लो कट ऑफ जाती है और इकॉनमी में से देखो 15 यानी कि 30 मार्क्स का पेपर हमारा इकॉनमी से ही डेफिनेटली सॉल्व हो सकता है। और इकॉनमी के क्वेश्चंस अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं ना तो ट्रस्ट मी आप 15 में से 15 भी स्कोर कर सकते हो। बहुत मेरे स्टूडेंट्स ने 2021 में भी स्कोर किया है, और डेफिनेटली मैं आपसे भी सेम एक्सपेक्ट करूंगा कि हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी इस हिसाब से रखेंगे कि आप इकॉनमी के 15 में से 15 या एटलीस्ट, चलो मान लिया एक क्वेश्चन थोड़ा अलग आ गया है, कुछ अजीब सा यूपीएससी ने पूछ लिया या कुछ भी जो मर्जी रीजन हो, तो 14 में से 15 तो डेफिनेटली इकॉनमी के अंदर डुएबल है किसी भी स्टूडेंट के लिए। जरूरत क्या है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी की, किस तरह से आप इकॉनमी को पढ़ते हो। तो ये तो समझ आ गया हमें प्रीलिम्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस। उसके साथ ही देखो मेंस के कॉरस्पॉन्डिंग भी इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर 3 की, तो देखो 2021 के पेपर में इकॉनमी में से ना 40%, मतलब 250 मार्क्स में से ना 40%, दैट इज 100 मार्क्स का जो पेपर था वो इकॉनमी से ही पूछा गया था, राइट। तो इकॉनमी अगर आपकी अच्छी है ना तो डेफिनेटली आपको ये रैंक में से, मतलब ना एक अच्छा रैंक लाने में बहुत हेल्प करेगी। तो कहीं ना कहीं आपको इकॉनमी के लिए एडुकेट फोकस देना भी ज़रूरी है। थोड़ा और पिछले सालों की अगर बात करें तो अगर आप ना 17 से लेके 2021 तक का टाइम देखो तो यहाँ पर हुआ क्या है, पहले 125 मार्क्स का पेपर था, अभी 2021 में 100 मार्क्स का पेपर इकॉनमी में से आया है। तो हर साल 100 से लेके 125 मार्क्स तक का पेपर मेंस के कॉरस्पॉन्डिंग इकॉनमी में से पूछा जाता है। पर इकॉनमी से ना रिलेटेड एक इशू है, वो क्या है कि इकॉनमी ना एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, राइट। रोज रोज चीज़ें चेंज होती रहती हैं। जैसे कि मैं अभी आपसे बात भी कर रहा हूँ तो अभी रिसेंटली जीडीपी का डेटा भी गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज हुआ है, ठीक है ना। आई मीन जीडीपी का डेटा आया है, मतलब एनएसओ की तरफ से, तो ये डेटा वगैरह रिलीज होता रहता है कॉरस्पॉन्डिंगली। तो काफ़ी बार स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बुक नहीं मिल पाती कि सर ऐसी कौन सी बुक है जिसको हम पढ़ लें तो उससे इकॉनमी हो जाए। देखो इकॉनमी के लिए ना आपको क्या करना है, स्टैटिक जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसको अकॉर्डिंगली करंट में साथ लिंक करते रहना है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं आपकी हेल्प करूंगा कि किस तरह से आप स्टैटिक के साथ करंट को लिंक करोगे तो अकॉर्डिंगली हमारे इकॉनमी के सब्जेक्ट में हम काफ़ी अच्छे तरह से ना एक तरह से मास्टरी भी कर सकते हैं, ठीक है। और अभी आप जानते हो कि रिसेंटली इंटरव्यूज़ के रिजल्ट भी आए हैं, यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट भी अभी थोड़े दिन पहले ही आया है। तो आप ज़रा टॉपर्स या डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया है उनसे एक बार बात करके देखना कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक काफ़ी अच्छे खासे स्टूडेंट्स से ना अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया कि क्या इशू है कि इंडिया में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको कैसे टैकल किया जा सकता है। जीडीपी रिगार्डिंग कुछ इश्यूज होते हैं, ठीक है ना। हमारी कोविड के टाइम पे हमारी जीडीपी काफ़ी इंपैक्ट हुई थी। तो इस तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में भी इकॉनमी से बनते हैं। तो डेफिनेटली इकॉनमी आपका प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू तीनों के तीनों कंपोनेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब ये तो हमने इंपॉर्टेंस को समझ लिया।
अब चलते हैं कि प्रीलिम्स में आखिर हमें क्या सिलेबस क्या दे रखा है यूपीएससी ने। तो यूपीएससी के अगर सिलेबस की बात करें तो वहाँ पर आपको ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अंदर क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पावर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स एंड सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एटसेट्रा, राइट। हालांकि बहुत ही छोटा सा सिलेबस दे रखा है, पर ये अपने आप में ना बहुत बड़े बड़े टर्म्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एटसेट्रा ही देख लो, तो एटसेट्रा में तो बहुत ही इसका स्कोप वाइड हो गया। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ, इन्फ्लेशन आपको कहीं भी यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ, पर हम देखते हैं कि नियरली हर साल इन्फ्लेशन पे भी क्वेश्चन आता है, तो कहीं ना वो इनका सब टॉपिक बन के आ जाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से हमें क्या ज़रूरत क्या है कि इस सिलेबस को हम थोड़ा और अच्छे से डिकोड करें और कोशिश करें ये जानने की कि किस तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी ने हमसे पूछे हुए हैं। और वो कैसे पता लगेगा, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अच्छे से एनालिसिस करेंगे। तो थोड़ा स्टार्ट करते हैं उसी चीज़ को। अगर मैं आपके सामने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टाइप्स आपसे डिस्कस करूं, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के अंदर जो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होते हैं। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब जैसे मान लो कि सीआरआर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ये चीज़ें डोंट वरी, अगर आपने सीआरआर पहले नहीं सुना, हम कोर्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सीआरआर का कॉन्सेप्ट होता है, एसएलआर का कॉन्सेप्ट होता है, ये चीज़ें आपने नहीं पढ़ी अगर मान लो, ठीक है। तो ये चीज़ें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी में हमें देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर ही। उसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं करंट ओरिएंटेड। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा इन सभी चीज़ों का, पर अभी के लिए मान के चलो कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि 2021 में ही एक क्वेश्चन आया करंट ओरिएंटेड से रिलेटेड, वो क्या था, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज़ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट पिछले साल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही थी। उसके साथ ही साथ वैसे ये स्टैटिक का भी कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, बट 2021 में बार बार न्यूज़ में आने की वजह से यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, राइट। मॉनेटरी पॉलिसीज़ के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आते रहते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली मॉनेटरी पॉलिसी कुछ नए अपने डिसीजंस लेती रहती है, कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स आते रहते हैं, राइट। इवन मेंस के अंदर भी हमें काफ़ी ज़्यादा एक ना करंट के साथ इसका रेलेवेंस दिखता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट के रिगार्डिंग हमारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर। कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड, जैसे अभी मैंने सीआरआर ही बताया ना, तो ये एक बेसिकली टर्म है, इकोनॉमिक एक कॉन्सेप्ट है। तो उसी तरह से कुछ साल पहले भी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आए थे कि जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ठीक है ना। सिंपली एक टर्म है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का मतलब क्या होता है। अगर आपको ये मतलब क्लियर है, आप इस टर्म के साथ अच्छे से फेमिलियर हो, वो क्वेश्चन 2020 का ये आप डेफिनेटली कर जाओगे। इसके साथ ही इनका सभी का कॉम्बिनेशन पूछ सकते हैं कि करंट को स्टैटिक के साथ लिंक कर दिया, जो बजट में कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड है उसको कुछ करंट के साथ लिंक किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो अगर थोड़ी माइक्रो लिस्टिंग में डिस्कस करूँ ना, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि ये सारे कुछ थीम्स हैं जिनके ऊपर यूपीएससी हमसे क्वेश्चन पूछती रहती है, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। उसी तरह बाकी चीज़ें भी आप पढ़ सकते हो, राइट। और अब जब भी ना हम हमारे कोर्स के अंदर डिस्कशन करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस को साथ में रख के चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर वो यहीं से पूछे जाते हैं। तो जब हमारे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अच्छे से बैंक होता है, उनका हमने ट्रेंड का अच्छे से एनालिसिस कर लिया होता है, तो कौन से टॉपिक्स अच्छे हैं, किस तरह से हमको उनको हॉलिस्टिक मैनर के अंदर कवर कर सकते हैं, ये चीज़ें हमें पता लगती रहती हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं अभी आपके साथ ना 2021 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये भी मैंने अभी आपसे बताया। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने ये टर्म को अच्छे से समझा हुआ है, राइट, और साथ ही साथ जैसे मैं अभी बता रहा था ना कि मॉनेटरी पॉलिसी हमारा प्रीलिम से इंपॉर्टेंट है, तो इस कहीं ना कहीं उसी से रिलेट कर जाता है, मतलब बेसिकली ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेट कर जाता है। तो ये चीज़ें हमें अकॉर्डिंगली ना, जब हम इस तरह से हमने पढ़ा है चीज़ों को, हर चैप्टर को समझा है कि कौन सा चैप्टर हमारा है जो प्रीलिम्स के लिए बहुत रेलेवेंट है, उसको अकॉर्डिंगली हम उतना फोकस से पढ़ेंगे, यानी कि वहाँ पे अकॉर्डिंगली एमसीक्यू प्रैक्टिस को ज़्यादा रखेंगे। उसके साथ ही साथ मान लो जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ, उसके साथ ही एट द एंड ऑफ द लेक्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर लो, सो दैट कि इंश्योर किया जा पाए कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं क्या हम उनको रिकॉल कर पा रहे हैं या उसको अप्लाई कर पा रहे हैं अच्छे से या नहीं, ठीक है ना। उसके साथ ही देखो ये 2019 का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी देखो आरबीआई के ऊपर यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी या गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी होती है उसके रिगार्डिंग पूछा गया है कि इंडियन रुपी के स्लाइड को किस तरह से रोका जा पाए। अगर यहाँ पे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है, ठीक है ना, तो अब डेफिनेटली बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। देखो इकोनॉमी का ना सिंपल सा फंडा है, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक है तो 100% वो क्वेश्चन ठीक होगा। ऐसा नहीं है कि आप चीज़ें पढ़ के गए फिर वहाँ पे पता नहीं याद आया नहीं आया, कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया, ट्रस्ट मी क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली होंगे। और साथ ही साथ ये चीज़ें ना आप जानते हो कि इंडियन रुपी
ये न्यूज़ में भी रहता है। जैसे कि अब अभी रिसेंटली आप सुनते होगे कि इंडियन रुपये नीचे गिरता जा रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपये जो हमारा है वो कमज़ोर होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और आरबीआई इस समय में क्या कर रही है, ये चीज़ें जब आप ना करंट अफेयर्स में से इन चीज़ों को नोट करोगे कि अच्छा गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया, आरबीआई ने क्या स्टेप लिया, तो कहीं ना कहीं जो आपने स्टैटिक में पढ़ा हुआ है ना वो करंट के साथ रिलेट हो जाएगा। तो रियल लाइफ के साथ जितना ज़्यादा इकॉनमी को रिलेट करके देखोगे ना उतना आपको बेटर लगेगा। और देखो इकॉनमी की ना एक्चुअल में अगर आपको मैं सही में डेफिनेशन बताऊं तो इकॉनमी की डेफिनेशन कुछ नहीं है। इकॉनमी इज द स्टडी ऑफ चॉइसेस। आप क्या चीज़ चुनते हो, क्या चीज़ नहीं चुनते हो, क्योंकि हमारे पास ना रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड, ठीक है ना, पर हमारी जो डिमांड्स या नीड्स होती हैं वो होती हैं अनलिमिटेड। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के बेसिस पे हम अनलिमिटेड डिमांड्स को किस तरह से मीट करते हैं, यही एक तरह से इकोनॉमिक्स है। आपके घर में भी तो देखो पैसे होंगे, पर उन पैसों से आपकी कुछ ख्वाहिशें भी होंगी। इन पैसों और ख्वाहिशों के बीच में किस तरह का लिंकेज है, वो लिंकेज इकोनॉमी का है, ठीक है ना। तो जब भी इकोनॉमी पढ़ना है रियल लाइफ के साथ रिलेट करते रहोगे, ट्रस्ट में ये टेक्निकल सब्जेक्ट भी आपको काफ़ी ईजी लगेगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ें तो हमने पढ़ ली। इसके साथ ही मैं आपको ना कुछ ट्रिक्स बताता चलता हूँ। देखो होता क्या है, काफ़ी बार ना हमें मान लो कोई चीज़ नहीं भी पढ़ी, पर इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपके लॉजिक्स अच्छे हैं ना, अगर आप चीज़ों को रियल लाइफ के साथ रिलेट कर लेते हो ना, तो कुछ ट्रिक्स के साथ भी आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ना 2019 का इस क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं इस टाइप की चीज़ें, तो हम इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते, लगा ना ऐसा, बट नहीं। एक बार वीडियो पॉज करो, दोबारा एक बार सोच लो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा है, कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड अंडर इंदिरा गांधी। तो शायद मुझे नहीं पता, मान लो कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस, मान लो चलो मुझे ये भी नहीं पता। बट तीसरी स्टेटमेंट देखो, टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। क्या इंडिया कोल की प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट है? सिंपली एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर आप ना स्पेशली एक ना छोटे शहर से आते हो तो आपके ना अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले ही इलेक्ट्रिसिटी के ना कट लगते होंगे कि पूरा पूरा दिन नहीं बट कुछ घंटे बिजली नहीं आ रही, और उसके पीछे आपने डेफिनेटली सुना होगा कि अच्छा यार कोयले की ना शॉर्टेज चल रही है, इस वजह से बिजली नहीं आ रही। और कहीं ना कहीं देखो कोयले की शॉर्टेज क्यों है, क्योंकि इंडिया में जो एक्चुअल में इस टाइप का कोल चाहिए होता है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है। तो इंडिया डेफिनेटली प्रोडक्शन तो करता है, बट इंडिया सेल्फ सफिशिएंट तो बिल्कुल नहीं है। इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करता है कोल। तो सिर्फ इतना भी पता होता है ना, आपने रियल लाइफ में से ये चीज़ कभी ना कभी डेफिनेटली आपने एक्सपीरियंस करी होगी कि अच्छा लाइट गई है और इलेक्ट्रिसिटी जाने का मेन रीज़न क्या है कि कोयले की शॉर्टेज है। तो इतना पता होता तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को कर देते कि तीसरा स्टेटमेंट तो है पक्का गलत है, और तीसरा स्टेटमेंट गलत हुआ तो बी गलत, सी गलत, डी गलत। हो सकता है आपको 1 और 2 के बारे में कुछ भी आइडिया ना हो, पर तब भी आप आंसर तक पहुंच गए ना। ये है इकोनॉमी का लॉजिक। ये लॉजिक्स ही हम ना जब हर चैप्टर इस तरह से पढ़ेंगे, उस चैप्टर के साथ साथ मैं आपको इस तरह से कुछ ट्रिक्स, कुछ टेक्निक्स, कुछ लॉजिक्स आपको सिखाता चलूंगा, ताकि प्रीलिम्स के अंदर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए जो आपने मान लो ना पढ़ा ही नहीं, सबके लिए वो बाउंसर होगा, बट क्योंकि आपको अपने लॉजिक पे भरोसा है, अपनी टेक्निक्स एंड ट्रिक्स पे भरोसा है, आप एक रैशनल इंडिविजुअल हो जो कि अच्छे से सोचते हो, तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। एक और चलते हैं, 2020 का ये क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पर आप ना खुद ट्राई करो इस चीज़ को, यहाँ पे सोचो कि इसको आपको नहीं पता किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है, कोई आइडिया नहीं मान लो, बट तब भी मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को आंसर करोगे, ठीक है। अगर हो गया बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुआ तो मैं समझाता हूँ। देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा है, अंडर क्रेडिट कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट, ठीक है, इज गिवन टू फार्मर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ बात कर दी शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट का मतलब कि कम टाइम के लिए किसी को मतलब एक तरह से लोन देना, ठीक है ना, कि लोन बेसिकली कम टाइम के अंदर वापस कर दिया। मैं टेक्निकल टर्म्स में देखो अभी नहीं जा रहा, आपको नहीं बता रहा कि शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म का क्या मतलब होता है, पर आप इतना तो समझते हो कि शॉर्ट टर्म मतलब कम टाइम, लॉन्ग टर्म मतलब ज़्यादा टाइम, ठीक है ना। तो हमें वो चीज़ें ढूंढनी है जहां पर कम टाइम के अंदर पैसा वापस किया जा सके, राइट। क्वेश्चन का मतलब तो यही है। अब जरा आप ना स्टेटमेंट 2 पढ़ लो सिंपली, परचेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर एंड मिनी ट्रक, ठीक है ना। आप में से कुछ लोग देखो फार्मर्स की फैमिली से भी होंगे, और आपको पता होगा कि ट्रैक्टर कितने का आता है, ट्रक कितने का आता है। देखो पर्सनली मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि ट्रैक्टर बहुत महंगा आता है, हो सकता है 15 लाख का हो, 10 लाख का हो, 20 लाख का हो। ट्रक भी ऐसे ही आते हैं कि लाखों में आते हैं, 15 लाख 20 लाख, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे इतना पता है कि महंगे बहुत आते हैं। तो जो चीज़ बहुत ही मतलब लाखों में है, क्या एक जो हमारा फार्मर है, क्या वो शॉर्ट टर्म के अंदर उस चीज़ को वापस कर देगा, उस लोन को, कि मान लो 15 लाख का लोन लिया, क्या शॉर्ट टर्म के अंदर उस लोन को वापस किया जा सकता है इस फार्मर के द्वारा?
देखो नहीं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि फार्मर की तो इनकम है लिमिटेड। तो अगर छोटा लोन होता वो डेफिनेटली कम टाइम के अंदर पे कर देता, पर ट्रैक्टर वगैरह के लिए तो बड़ा लोन लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो शॉर्ट टर्म नहीं है, ये चीज़ तो है लॉन्ग टर्म। अगर सर इतना पता होता तो हमें पता है कि 2 गलत है, तो 2 गलत किया, ऑप्शन ए गलत, सी गलत, डी गलत, आंसर आ गया सिंपली 1, 3 एंड 4। ठीक है ना। उसी तरह से बाकी को चेक करने की भी इनफैक्ट जरूरत नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे 5वां स्टेटमेंट देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस, सेटिंग अप ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। अब एक घर को बनाने के लिए सेम लॉजिक, कितने पैसे चाहिए? बहुत ज़्यादा। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी के लिए कितने चाहिए? बहुत ज़्यादा। क्या ये शॉर्ट टर्म में पे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। दिस इज अ लॉन्ग टर्म क्रेडिट सपोर्ट। तो ये चीज़ भी होगी गलत। ठीक है ना। जैसे हम आंसर तक वैसे पहुंच ही चुके हैं। जो बाकी चीज़ें हैं, चाहे पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस लगा लो, ठीक है ना, चाहे कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स की, तो डेली टाइप की चीज़ें होती हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये भी ना काइंड ऑफ डेली टाइप की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये सारी शॉर्ट टर्म में आ जाएंगी, बाकी लॉन्ग टर्म में। तो क्या यहाँ पे आपको जानने की ज़रूरत थी कि किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है? नहीं, आपके पास सिंपली क्या चाहिए था? लॉजिक। और लॉजिक ही है जो इकोनॉमिक्स को डिराइव करता है। पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स ना लॉजिक के ऊपर ही बेस्ड है। इस लॉजिक को अच्छा कर लो, ट्रस्ट में इकोनॉमिक्स अच्छी हो जाएगी। राइट। एक एग्जाम्पल और मुझे बताओ। ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो, ये भी 2020 का ही क्वेश्चन है। आई थिंक 2020 का नहीं, ये 2021 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप एक बार देख लो। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ना आपको बताना चाह रहा हूँ कि दूसरे सब्जेक्ट के साथ ना इकोनॉमी का लिंकेज कैसे है। जैसे इकोनॉमी का ना यहाँ पे पॉलिटी के साथ आपको लिंकेज दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप सेकंड स्टेटमेंट देखो, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी हुई है तो वहाँ पे देखो, सर्टेन प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं, क्या हमने कभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आरबीआई का जिक्र पढ़ा? नहीं पढ़ा। आरबीआई मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आरबीआई का तो कोई जिक्र ही नहीं होता। अगर हमें सिर्फ इतना भी पता है ना पॉलिटी की नॉलेज से, तो शायद हमें 1 और 3 नहीं पता, पर तब भी हम कह देंगे कि 2 तो गलत है, और 2 गलत हुआ, हम अपने आंसर पे पहुंच गए सी 1 एंड 3 ओनली। ठीक है। तो ये सारे कुछ ट्रिक्स थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि किस तरह से हम इकोनॉमी के अंदर लगा सकते हैं। राइट। जब हम कोर्स डिस्कस करेंगे तो हर चैप्टर में अकॉर्डिंगली मैं साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी एज वेल एज बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उनके साथ में आपको लगाकर बताता चलूंगा कि किस तरह से, भले ही आपको कुछ चीज़ों कोई ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो आपने कभी ना पढ़ी हो ना सुनी हो, पर आप क्योंकि लॉजिक आपका स्ट्रांग हो चुका है, आप उन क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो देखो हमने पढ़ ली। अब लास्ट चीज़ एक डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी ना अप्रोच क्या होनी चाहिए इस चीज़ के रिगार्डिंग। देखो अप्रोच के अंदर ना हम हर चीज़ को क्या कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता था, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ जितना ज़्यादा इकोनॉमिक्स को रिलेट करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक ना बजट का टॉपिक आएगा जब हम डिस्कस करेंगे, तो बजट के अंदर ना हम बेसिकली गवर्नमेंट के बजट को डिस्कस करते हैं, और इसमें हम ना काफ़ी बार मल्टीपल चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझो, जैसे रेवेन्यू रिसीप्ट हो गया, ठीक है ना, कैपिटल रिसीट हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो कई बार ना बच्चों को समझने में काफ़ी दिक्कत आती है कि एग्जैक्टली इन चीज़ों का मतलब क्या है। राइट। क्योंकि वो ना फिर चीज़ें क्रैम करने की कोशिश कर लेते हैं कि अच्छा गवर्नमेंट में ये चीज़ें होती हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। उसकी ज़रूरत ही नहीं है। देखो होता क्या है, आपकी एक अपनी फैमिली भी तो है। ठीक है ना। आप अपनी फैमिली के साथ चीज़ें रिलेट करो कि आपकी फैमिली के पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है। जैसे कि मतलब जो काफ़ी रेगुलरली आता हो, जैसे ना कि रेगुलरली पैसा कहाँ कहाँ से आता है। तो आप बोलोगे कि सर हमने जैसे किसी को, या तो आपकी, आपके पापा की, मम्मी की सिस्टर ब्रदर की सैलरी आती होगी, उसी तरह से गवर्नमेंट का बजट में भी कुछ टैक्सेस आते हैं। ठीक है ना। तो इस टाइप की चीज़ें वो रेवेन्यू रिसीट कहलाती हैं। तो जब आपने देखा ना कि एक जो हमारी फैमिली है वो किस तरह से गवर्नमेंट बजट के साथ रिलेटेड है, आप इसको फट से रिलेट कर लोगे कि जो सैलरी है ना वो गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस के रेलेवेंट है, तो उसी तरह से ये रेवेन्यू रिसीट में कंपोनेंट आ जाएगा। तो जितनी ज़्यादा अप्रोच आपकी ना किस तरह से आप रियल लाइफ के साथ, अपनी डेली लाइफ के एग्जांपल्स के साथ कनेक्ट करोगे, उतना बेहतर रहेगा आपको चीज़ें समझने में। और यही हमारा पूरा कोर्स के थ्रू हमारी स्ट्रैटेजी भी यही रहेगी कि पूरा कोर्स में भी हम इसी तरह से आपके साथ बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करें, ताकि आपके जो इकोनॉमी के फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं वो बने रहें। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता भी रहा था कि इकोनॉमी है एक डायनेमिक सब्जेक्ट, तो हर जगह मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ लिंकेज भी बताता रहूँगा। ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 2021 में ना कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, और ये कोऑपरेटिव बैंक्स का क्वेश्चन काफ़ी इजीली हो जाता अगर आपने करंट अफेयर्स इसके रिगार्डिंग फॉलो किए थे कि आरबीआई ने क्या नए रूल्स लेके आए हैं। तो ये सारे करंट अफेयर्स
और स्टैटिक को किस तरह से लिंक करना है, क्या उनके बेसिस पे प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम हमारे जो सब्जेक्ट मॉड्यूल के अंदर अकॉर्डिंगली डिस्कस करते चलेंगे और बहुत सारी एग्जांपल्स के साथ करेंगे, ताकि इकोनॉमी जो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है उसको हम इतने अच्छे से पढ़ें ताकि हमें कोई इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो हो वो बहुत अच्छे से हो, कोई हमें इसमें चीज़ों में डाउट ना रह जाए, राइट। तो आई होप आपको ना प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी तो अच्छे से पता लग गई होगी। मैं सोर्सेज एंड में डिस्कस करूंगा, उसके पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं हमारे मेंस के कंपोनेंट को, कि मेंस में क्या क्या चीज़ें हमारे यूपीएससी की तरफ से बताई गई हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि नियरली 100 से 125 मार्क्स का जो GS3 का पेपर है वो इकोनॉमी से आता है, तो काफ़ी एक बड़ा कंपोनेंट आप GS3 का इकोनॉमी को डिवोट कर सकते हो। साथ ही साथ देखो, अगर मैं देखूं कि यूपीएससी ने क्या सिलेबस प्रिस्क्राइब किया हुआ है इकोनॉमी के कॉरस्पॉन्डिंग, तो देखो यहाँ पे ना मैं इकोनॉमी को दो पार्ट्स में बांट रहा हूँ। एक तो है जो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स, जो कंसेप्चुअल वाला पार्ट तरह से मान लो, और दूसरा मान लो एग्रीकल्चर वाला पार्ट, ठीक है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर मेंस के लिए काफ़ी एक रेलिवेंट हो जाता है। यहाँ पर बाकी सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए जो एक एग्रीकल्चर को छोड़ के थे। तो जो एग्रीकल्चर को छोड़ के टॉपिक्स हैं वहाँ पर क्या आ जाता है, इंडियन इकोनॉमी, इश्यूज रिलेटेड टू जैसे कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ का कंपोनेंट, गवर्नमेंट बजटिंग, अभी डिस्कस कर रहा था ना मैं आपके साथ वो चीज़, साथ ही साथ लिबरलाइजेशन का क्या इंपैक्ट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, पोर्ट्स, रोड, एयरपोर्ट, एनर्जी, ये सारी चीज़ें, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। ये हो गया इन डिफरेंट चीज़ों का एस्पेक्ट इन मेंस। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये सारी चीज़ें आपको ना करंट अफेयर्स के साथ लिंकेज करते हुए चलना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँ, अभी 2021 में एक क्वेश्चन आया कि किस तरह से हमारी इंडिया की इकोनॉमी इंपैक्ट हुई है। वो इसीलिए पूछा गया था क्योंकि बार बार ये जो हमारा ना डेवलपमेंट, जीडीपी रिलेटेड इश्यूज थे, ये डेवलपमेंट भी तो मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट ये जीडीपी के साथ लिंक होता है ना, तो ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली मेंस में हमसे 2021 के पूछी भी गई थी, राइट। उसी तरह से अगर मैं एग्रीकल्चर वाले कंपोनेंट पे आपके साथ लेकर चलूँ तो यहाँ पे क्या आ जाता है, क्रॉपिंग पैटर्न्स के ऊपर इरिगेशन का टॉपिक दे रखा है, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग का टॉपिक है, साथ ही साथ किस तरह से फार्मर्स के लिए ई टेक्नोलॉजी बेनिफिशियल हो सकती है। उसके साथ ही सब्सिडीज़ का एक टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एमएसपी, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है पिछले 2 सालों में कि एमएसपी के ऊपर किस तरह से लीगलाइज करना चाहिए, राइट। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस की बात हो रखी है, फूड सिक्योरिटी के ऊपर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एक बहुत ही एक तरह से सनराइज सेक्टर आ रहा है, काफ़ी डिमांड है इस चीज़ की आने वाले टाइम में, साथ ही साथ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो ये पूरा सब्जेक्ट मैंने माइक्रो लिस्टिंग फॉर्म में आपको बता दिया कि इकोनॉमी के कौन से टॉपिक्स हैं मेंशन मेंस के सिलेबस के अंदर एंड एग्रीकल्चर के कौन से हैं। कुछ अगर कॉन्सेप्ट देखें ना कि क्वेश्चंस देखें कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो 2021 में ना ये क्वेश्चन पढ़ो, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी ऑफ इंडियाज जीडीपी बिफोर 2015 एंड 2015। तो किस तरह से इंडिया के जीडीपी मेथोडोलॉजी में क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं, ये हम देखो प्रीलिम्स में भी पढ़ेंगे, मेंस में भी पढ़ेंगे, तो कहीं ना ये दोनों का ओवरलैप मान सकते हो यहाँ पे। साथ ही साथ कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं अभी मैं डिस्कस कर रहा था, देखो ये, और ये ना डायरेक्ट टॉपिक्स हैं। यहाँ पे देखो ना, गवर्नमेंट बजटिंग, अब गवर्नमेंट बजटिंग पढ़ोगे तो कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ठीक है ना, उसके कंपोनेंट्स भी पढ़ोगे, तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो अभी पढ़ा हमने। साथ ही साथ वो जीडीपी का, वो भी यहाँ पे वो इंडियन इकोनॉमी में आ जाएगा, ग्रोथ में आ जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स ना कहीं जो मेंस के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही डायरेक्ट, हमारी डायरेक्टली टॉपिक्स जो दिए हुए हैं उनमें से ही आते हैं। थोड़ा और चलते हैं, देखो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग में अगर क्वेश्चन बताऊं कि लैंड रिफॉर्म्स ने किस तरह से फार्मर्स की लाइफ को इंपैक्ट किया, अब क्या ये क्वेश्चन मेंशन नहीं था, ये देखो ये सिलेबस में पूरा डायरेक्टली मेंशन है कि लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। अब लैंड रिफॉर्म्स के बारे में जब मैं आपके साथ मेंस में डिस्कस करूंगा तो यही तो डिस्कस करूंगा कि क्या थे लैंड रिफॉर्म्स, क्यों किए गए, क्या उनका इंपैक्ट हुआ, तो यही इंपैक्ट तो पूछ लिया गया, ठीक है। उसके साथ ही आगे चलो, एनएफएसए के बारे में पूछा गया है, अभी याद करो, अभी फूड सिक्योरिटी वाला टॉपिक मैंने हाईलाइट किया था, ये देखो फूड सिक्योरिटी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं इकोनॉमी में। साथ ही साथ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के आगे क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है ना, ये भी डाइवर्सिफिकेशन वाला टॉपिक है। साथ ही साथ माइक्रो इरिगेशन, ये माइक्रो इरिगेशन वाला टॉपिक भी आप ध्यान में दो कि ये इरिगेशन वाला टॉपिक भी, जैसे फॉर आपको दिखाई देता हूँ, ये देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन में एक टाइप के हैं माइक्रो इरिगेशन भी। तो डायरेक्टली जो हमारा मेंस का सिलेबस दे रखा है ना, उसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम ना मेंस के कंपोनेंट को पढ़ेंगे तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हम बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि किस तरह से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इन चीज़ों में इंप्रूव हो सकती है। नो डाउट आप इन चीज़ों को ना, आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होगा भी इन सभी चीज़ों का, पर किस तरह से वैल्यू एडेड मटेरियल इन चीज़ों में हमें इंक्लूड करना है,
क्या डायग्राम्स इंक्लूड कर सकते हैं, क्या डेटा सेट्स हमें इंक्लूड करने हैं, किस तरह से अपने आंसर राइटिंग की प्रेजेंटेशन को बेटर कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम ना होलिस्टिक मैनर के अंदर, एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर मेंस के कंपोनेंट में भी अकॉर्डिंगली पढ़ते रहेंगे, राइट। और एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है, दैट इज कि इकोनॉमी के अंदर ना थीम्स बहुत ज़्यादा रिपीट होती हैं, राइट। अभी हम ना फूड प्रोसेसिंग वाला पढ़ के आए थे सिलेबस के अंदर मेंस के, कि फूड प्रोसेसिंग के बारे में पूछा गया है, बताया गया है सिलेबस के अंदर। अब यहाँ पे देखो 2020 के अंदर क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ फूड प्रोसेसिंग, कि क्या इश्यूज फेस कर रहा है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और इससे फार्मर्स को कैसे बेनिफिट होगा, यही पूछा गया। अब 2019 का देख लो, यहाँ क्या पूछा कि क्या चैलेंजेस हैं फूड प्रोसेसिंग के, रादर की चैलेंजेस को टैकल करने की क्या पॉलिसीज हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी तो काफ़ी हद तक इससे सिमिलर है, मैं एग्जैक्ट सिमिलर नहीं बोल रहा, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे कि चैलेंजेस जो आपने वहाँ पे पढ़े होंगे 2019 के कॉरस्पॉन्डिंग, वही आप कुछ उसका कुछ पार्ट आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एंड गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये तो हम अकॉर्डिंगली फूड प्रोसेसिंग में पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो भी इसके साथ रिलेट हो जाएगा कि किस तरह से फार्मर्स को ये उनकी इनकम को इंक्रीज कर सकता है, राइट। और 2017 में भी देख लो, यहाँ पर भी फूड प्रोसेसिंग का यही पूछा कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को के लिए क्या बेनिफिट लेके आता है। तो ये भी तो वही चीज़ है कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, राइट। तो अगर हम इस तरीके से थीम्स को आइडेंटिफाई करते रहें, ठीक है ना, और उनको देखेंगे किस थीम के कॉरस्पॉन्डिंग यूपीएससी क्या पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे बहुत अच्छे चांसेस हैं कि हम सही तरह से मेंस को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर एनालाइज कर पाएंगे एंड उनके हमारे ज़्यादा पॉसिबल चांसेस होंगे मेंस को अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करने के कॉरस्पॉन्डिंग। और ट्रस्ट में इकॉनमी एक ऐसा फैक्टर बन सकता है जो आपको बहुत हेल्प करेगा अपने इकॉनमी के थ्रू अच्छे मार्क्स लेके अपने फाइनल रैंक एंड फाइनल लिस्ट में नाम स्कोर करने के लिए, ठीक है। तो कोर्स में भी ना हमारा यही फोकस रहेगा कि जैसे मान लो एक टॉपिक उठाया, मान लो फूड प्रोसेसिंग ही उठाया, तो हम पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेंगे क्या पूछा गया है, फिर अकॉर्डिंगली प्रोसीड करेंगे लेक्चर को, एंड अकॉर्डिंगली एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम अकॉर्डिंगली ना उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ताकि ये इंश्योर किया जा पाए कि ये पर्टिकुलर टॉपिक हमने जितने भी डायमेंशंस हो सकते थे उन सभी पर्सपेक्टिव से कवर कर लिया, हमने कॉन्सेप्ट भी समझ लिया एज वेल एज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग कर ली, राइट। तो ये सारा कंपोनेंट हो गया मेंस का। इंटरव्यू के मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि इंटरव्यू में भी इकोनॉमी रिलेटेड जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जीडीपी हो गया, या और जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं कि बजट में क्या था, इकोनॉमिक सर्वे में क्या था, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आपसे पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर भी इकोनॉमी की अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंस आ जाती है। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं फाइनली कि क्या क्या सोर्सेज होने चाहिए जब हम इकोनॉमी को प्रिपेयर करें। देखो सोर्सेज मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसके लिए ना डायनेमिक सब्जेक्ट होने की वजह से एक सिंगल सोर्स फाइंड करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। बट फिर भी मैं आपको कुछ लिस्ट देके जाता हूँ, जैसे कि आप एनसीईआरटीज़ में काफ़ी अच्छा खासा चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक्चुअल में ना माइक्रो इकोनॉमिक्स भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमारा ज़्यादा फोकस मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पर होना चाहिए, ठीक है। पर इनमें भी वही इशू है कि यहाँ पे ना ये करंट अफेयर्स वाला पोर्शन बिल्कुल ही मतलब यहाँ पे कवर नहीं होता, तो उसके लिए करंट अफेयर्स के लिए आपको अच्छे से वेल अपडेट रहना पड़ता है। साथ ही साथ देखो रमेश सिंह जी की बुक आती है इंडियन इकोनॉमी के लिए, आप इसको भी रेफर कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं इसका भी थोड़ा बैकड्रॉप वही है एक तरह से कि यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी करंट अफेयर्स के साथ अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ना इन इकोनॉमी में से डायनेमिक पोर्शन से आते हैं, जो डेली अपडेशन होती रहती हैं वहाँ से फोकस किए जाते हैं। तो आपको इसलिए अपने जो न्यूज़पेपर्स है ना उनको साथ में थोड़ा थोड़ा फॉलो करने की ज़रूरत है। देखो होता है क्या है, मान लो आपने आज न्यूज़पेपर उठाया, आपको शायद इकोनॉमी का कुछ भी समझ ना आए, और यहीं पे मेरा रोल आता है, ठीक है ना। मेरा रोल क्या होगा, मैं आपको इतना अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करवा दूंगा, साथ ही साथ करंट अफेयर्स के काफ़ी डायमेंशंस भी हम साथ में कवर करते चलेंगे कि आपके लिए अगर कल को आप न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे ना तो काफ़ी ईजिली आप उसको ना अच्छे से पढ़ पाओगे और सारी चीज़ें समझ आ पाएंगी। इसके अलावा देखो इकोनॉमिक सर्वे, साथ ही साथ बजट, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा देखो कुछ ना कुरुक्षेत्र योजना में ना कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आ जाते हैं कई बार, जैसे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पे थोड़े टाइम पहले कुरुक्षेत्र में आया था, उसके पहले यूनियन बजट के ऊपर योजना में डिस्कशन था। तो ये सारी चीज़ें भी मैं ना आप इतने सारी मतलब ना कई बार क्या होता है कि सोर्सेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हम उनको कवर नहीं कर पाते, और यहीं पर मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा कि ये डिफरेंट सोर्सेज है, चाहे वो योजना हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, एनसीईआरटी, जो भी और टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो सारी की सारी मैं एक तरह से ना आपके लिए कंसोलिडेटेड मैनर में आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है ना। बस आपकी तरफ से मैं डेफिनेटली इनपुट चाहता हूं कि आप पूरे अच्छे से आप उस तरीके से पढ़ोगे जैसे मैंने आपको बताया कि रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हम इनको चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। आई एम डेफिनेटली श्योर कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप
ओवर द टाइम इकोनॉमी में इंप्रूव हो जाओगे एंड इकोनॉमी आपका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट्स बन के निकलेगा। इसके अलावा देखो तो अगर आप इनका ना एक तरह से एक सब्स्टिट्यूट मान सकते हो, वो है क्लास नोट्स, क्योंकि क्लास नोट्स जो होंगे वो काफ़ी एनरिच्ड होंगे, ठीक है ना, पूरे अपडेटेड होंगे, टू द पॉइंट होंगे, ताकि आपको इकोनॉमी के रिगार्डिंग कोई इशू ना आए। साथ ही साथ हमारी ओनली आईएएस टीम की तरफ से डिफरेंट मैगजीन्स भी आती हैं, जैसे मंथली करंट अफेयर्स की, जहाँ पे इकोनॉमी का कंपोनेंट आप उसके थ्रू भी कवर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपने प्रीलिम्स को भी समझा होगा कि क्या क्या चीज़ें इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है, मेंस के लिए क्या रेलेवेंट है, इंटरव्यू के लिए क्या रेलेवेंट है। साथ ही साथ हमने एक जो रिसोर्सेज की लिस्ट थी वो भी डिस्कस कर ली, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको कोशिश करनी है कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ के साथ रिलेट करो, तब आई एम वेरी श्योर कि ओवर द टाइम आप इकोनॉमी में एक बहुत अच्छे स्टूडेंट बन के उभरोगे, राइट। सो इन दिस वे आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।